बैठे नहीं। वो पिछले एमएलए आजकल बीजेपी के मेंबर हैं। आपको हमने आप तो अपना पूरा आप सबसे पहला तो जो पूछना मंत्री जी ने कहा है तो वो तो आपके मेंबर हैं बीजेपी के ही, वो तो एक परिपाटी पड़ी हुई है। मैं सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष। आप पूछिए। आप मंत्री जी ने जो आज तारीफ नई बिल्डिंग की, नई जगह की है, ये सेम तारीफ पिछले बजट में पिछली जो जगह थी वहां की थी कि बहुत अच्छी जगह है और इसमें थोड़ी जगह कम है, वो हम नगर पालिका से ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसको हम बनाएंगे। तो सरकार के मंत्री 4 महीने पहले इसी बिल्डिंग पर आपने इसको सुटेबल माना था, इसी जगह पे, तो आपने उस पुरानी जमीन पे शुरू कर दी थी। नहीं तो आप कह रहे हैं टेंडर कि तो आपने टेंडर प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी थी वहां पर आपने? आप मंत्री जी इनकी मेरा बात निवेदन सुनिए। आप प्रश्न पूछो। बात ये है साहब, कांग्रेस के समय में सैंक्शन हो गया, कांग्रेस के समय में जमीन अलॉट होगी और मंत्री जी ने स्वयं उस जमीन को मना नहीं किया इस सदन के अंदर कि ये जमीन सूटेबल नहीं, हम नहीं ढूंढेंगे। मंत्री जी ने सदन के अंदर ये कहा कि जमीन के अंदर थोड़ी कम है, वो हम नगर पालिका से ले रहे हैं और ले ली हमने और बहुत ही जल्दी इस पे हम बिल्डिंग बनाएंगे। ये आपके द्वारा यही विधानसभा में कहा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, 4 महीने में ऐसा क्या 2021 को इन्होंने सब शुरू किया और बना हम रहे हैं 2025 के अंदर। अगला प्रश्न है 2024, तब से आपने कुछ नहीं कर पाए। आप 4 साल हो गया। बना, हमारी सरकार बना दी, आपको तो खुश होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है श्री रविंद्र सिंह भाटी जी। प्रश्न नंबर 9 मुझे जवाब मिल चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा तो निवेदन है आप पूरा कि पूछिए। हाँ, पहला सप्लीमेंट्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष और तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में उपखंड अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया। आप जब देखेंगे कि प्रोटोकॉल में कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर माननीय सदस्य होते हैं, जबकि क्या माननीय मंत्री महोदय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियम 40 में प्रदत्त राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए इसमें संशोधन कर जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष संबंधित सांसद एवं तहसील स्तरीय समिति का अध्यक्ष संबंधित विधायक को बनाने का विचार रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है? साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में माननीय मंत्री जी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या ब्लॉक स्तर पर माननीय विधायक को वहां पे अध्यक्ष बनाने की आप विचार रखते हैं? आपकी जो शक्तियां हैं उसका उपयोग लेते हुए क्या बनाने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिव से आने वाले माननीय विधायक जी को बताना चाहूँगा, वैसे विधायक में पूरे ही पावर आप में शक्तियाँ हैं, जाकर आप कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने खाद्य सुरक्षा दुकानों के लिए समय निकाला और आप ये उसके कहने के लिए समिति के लिए आपने ध्यान दिया। मैं चाहूँगा आप खुद भी निरीक्षण करते रहें। हमने इस विभाग में काफ़ी सुधार लाए और हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ विधायक तक ही नहीं रही, काफ़ी हद तक जो आम कार्यकर्ता है वो इसमें जो समय दे सकता है वो विधायक नहीं दे सकता। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको उसमें देने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है? सुनिए, पहले प्रश्न उत्तर आ जाने दिए, फिर आप पूछना दूसरा एक आपका। हमारा उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो दुकानें हैं उसका सही कार्य हो, उसके लिए सतर्कता समिति बनाई गई है और उसमें सतर्कता समिति, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा, सरकार के गठन के 8 महीने के अंदर ही पिछले जुलाई अगस्त में इस समस्त प्रदेश में सतर्कता समिति बन गई, आवंटन समिति बन गई और बेहतरीन तरीके से काम हो रही है। उनके हर 3 महीने में मीटिंग भी आयोजित की जा रही है, लगातार काम करते हैं। दूसरा पूछे। मेरा निवेदन है कि ये पहले का जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो आपकी अधिनियम की धारा 29 और 40 है, उसमें आपके पास शक्ति है कि आप माननीय विधायक को वहां पे अध्यक्ष बना सकते हैं। क्या आप बनाने पे विचार करते हैं? क्योंकि हम सदस्य हैं, पर जो निरीक्षण की आप बात कर रहे हो, आप एक तरफ कहते हो कि चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट आपका प्रोटोकॉल है, उससे ज्यादा है, पर वहीं आपने प्रधान को उपाध्यक्ष बना रखा है और माननीय विधायक को वहां पे सदस्य बना रखे और सारी कमेटीज के ये हाल है। आप इसके अंदर बदलाव का विचार रखते हैं? मेरा तो सवाल छोटा सा ही है। माननीय अध्यक्ष जी,
कैसे विडम्बना, इतनी ताकत है और फिर भी आप इस चीज़ पे जा रहे हो। क्या पावर है? पावर ये होनी चाहिए कि आम आदमी को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले। ताकत वो होनी चाहिए, ना कि इसमें शक्ति में कि क्या हम विधायक हैं, क्या हमारे ताकत है। वो उद्देश्य नहीं रखते हुए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हमारे 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण और समय पर समान राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो उचित होना माननीय चाहिए। मंत्री जी, बजाय ताकत में आप ये कि हम सर्वशक्तिमान नहीं, हम भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जनता के हित में कार्य करेंगे। हो गए, 2 हो गए आपके, 2 हो गए। ब्राजी प्रश्न संख्या 30। मंत्री जी, पशुपालन अंके माननीय पशुपालन अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, दोनों दो पूछ लिया आपने। विधानसभा दो पूछ क्षेत्र लिया भाई। बहरोड में बहुउद्देशीय पशु बैठिए। चिकित्सालय के भवन निर्माण नो, हेतु बैठिए भाटी जी, बैठिए। वित्त विभाग उत्तर आ से गया आपका। दिनांक 4 से 2025 को राशि रुपए 2 करोड़ की वित्तीय सहमति प्राप्त हो चुकी है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है। खंड 3 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बहरोड में मशीनरी, साज सामान, औजार एवं संयंत्र में आवश्यक उपकरण हेतु राशि रुपए 1 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24/9/2024 को जारी की जा चुकी है, जिनके क्रय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे यहाँ अच्छा काम हुआ तो बेटा धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। जब अच्छे काम हुए तो बहुउद्देशीय चिकित्सालय, आप तो इधर पर इनको समझा तो दूं बहुउद्देशीय नहीं, का आपको मतलब क्या समझाने होता के लिए है। मैं बैठा हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ। आप तो पूरक प्रश्न पूछिए। बहुउद्देशीय चिकित्सालय खोला, साथ में 2 करोड़ रुपए बिल्डिंग के मंजूर किए। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इससे पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए पूरक था, प्रश्न ये पूछिए। उम्मीद थी। प्रश्न पूरक ये प्रश्न है कि मेरे यहाँ पे प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय बहरोड में मौजूद था। बहुउद्देशीय खुलने के बाद में विभाग ने, मंत्री जी ने उसका विलय कर दिया बहुउद्देशीय उसमें, और संख्या वही की वो रखी स्टाफ की जो प्रथम श्रेणी में होती है। तो इसके अंदर 25 कम से कम होने चाहिए, खाली लिखने से बहुउद्देशीय नहीं होगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप कितनी जल्दी इसको बहुउद्देशीय श्रेणी के हॉस्पिटल के अनुरूप आप स्टाफ की भर्ती कर देंगे। और दूसरा, वहाँ पर एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है पहले की, पशु औषधालय जो चल रहा है बहुउद्देशीय एक जर्जर हालत में है। तो इनसे निवेदन करता हूँ, तो सजेशन भी है कि आप उसको उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। तो आप तो इतना सा बता दो मंत्री जी कि बहुउद्देशीय हॉस्पिटल के कब तक ये स्टाफ पूरा कर दें। आ रहा है जवाब, आ रहा है। माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड में प्रथम श्रेणी चिकित्सालय पहले संचालित था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। पहले इसमें 5 पद स्वीकृत थे, अभी उसमें 11 पद और जुड़ गए। ये क्रमोन्नत होने के बाद में 11 हो गए, कुल 16 पद हो गए। तो अब 16 पद उसमें स्वीकृत है। 16 पदों में से 10 पद भरे हुए हैं, 6 पद रिक्त है, जिसमें 2 पशु चिकित्सा अधिकारी है रिक्त, 1 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, 1 पशु परिसर है, 2 पशुधन परिसर है।
इसमें से 4 पद जो पशु चिकित्सा अधिकारी 2, एक वरिष्ठ सहायक और एक पशु परिसर, ये हम शीघ्र ही इनके जो है ना पद भरेंगे, बहुत जल्दी भर देंगे। और 2 पशु धन परिसर है जो प्रमोशन के पद है, प्रमोशन होने पे भरे जाते हैं, तो प्रमोशन होने पर ये भी भर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 321। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में खनिज अभियंता का कार्यालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र भीम में राजसमंद जिले की तहसील देवगढ़ व भीम तथा ब्यावर जिले की तहसील ब्यावर का आंशिक क्षेत्र आता है। राजसमंद जिले में खनिज अभियंता राजसमंद प्रथम, द्वितीय तथा आमेट कुल 3 कार्यालय तथा ब्यावर जिले की तहसील ब्यावर में 1 खनिज अभियंता कार्यालय वर्तमान में संचालित है। राजसमंद जिले में 3 खनिज अभियंता कार्यालय पूर्व से ही संचालित होने तथा खनिज अभियंता कार्यालय आमेट से देवगढ़ की दूरी 30 किलोमीटर होने के कारण देवगढ़ में नया खनिज अभियंता कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो जवाब दिया, इन्होंने क्या गोलमाल करवा के जवाब भेजा है। वास्तविक स्थिति ये है कि खनिज अभियंता कार्यालय आमेट में वर्तमान में लगभग 1000 माइन से संचालित है, जिसमें 650 करीब मेरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसका सालाना रेवेन्यू लगभग 125 करोड़ रुपये होता है, जिसमें से 100 करोड़ से भी अधिक रेवेन्यू मेरी विधानसभा से इनको मिलता है। इन सब समीकरण को देखते हुए खनिज सहायक अभियंता को देवगढ़ में खोलने का क्या सरकार विचार रखती है? इन्होंने जो जवाब दिया है, आमेट से देवगढ़ की दूरी 30 किलोमीटर। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र से 125 किलोमीटर की परिधि में माइन से संचालित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, क्या इन सभी समीकरणों को देखते हुए क्या आप देवगढ़ में संचालित करने का नया सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? जबकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, ग्रेनाइट की देवगढ़ में 527 माइंस हैं, बी में 69 माइंस हैं। इस प्रकार और साथ साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोरवा में प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन का भंडार मिला है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब स्थिति, जब रेवेन्यू सब वहां से कलेक्ट होता है और सबसे ज्यादा माइन से मेरे क्षेत्र में, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि क्या आप देवगढ़ में सहायक अभियंता खोलने का विचार रखती है या नहीं? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि भीम विधानसभा में अथज्ञ ग्रेनाइट और फेल्सपार के भंडार हैं। वहाँ से हमारे स्टेट को 115.25 करोड़ हमारे को रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होती है। दूसरा क्या है कि भीम विधानसभा के अंदर अभी 2 एमई लगे हुए हैं, जो कि लगभग हमारे स्टेट के अंदर जो पुराने जिलों को देखा जाए तो 1 एमई हर जिले में एवरेज है। आपके विधानसभा में 2 लगे हुए हैं और आपके राजसमंद जिला जो छोटा जिला है उसमें 3 एमई लगे हुए हैं। फिर भी मैं जो रेवेन्यू देखी जाती है, भौगोलिक दृष्टि से कैलकुलेशन किए जाते हैं, फिर भी माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि अभी रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है माइंस डिपार्टमेंट की, इसका पुनर्गठन होने वाला है। आप जो है अपने सुझाव, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो समस्याएं हैं वो विभाग को दें। आपकी जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके दुविधा नहीं पैदा हो। अगला प्रश्न है श्री भागचंद टाकड़ा। प्रश्न संख्या 392। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जी नहीं, वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन प्रस्तावित नहीं है। किसी भी पैनोरामा के निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को बजट उपलब्धता तथा युक्तियुक्त परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अवगत कराऊंगा कि राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री दुर्लभनाथ जी महाराज की बांदीकुई में समाधि स्थित है। इसके दर्शनार्थ मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु राजस्थान नहीं पूरे देश भर से श्रद्धालुगण आते हैं।
क्या सरकार संत शिरोमणि श्री श्री 1008 दुर्लभनाथ जी महाराज का पनोरमा बनाए जाने पर विचार रखती है क्या? ये तो उत्तर दिया ना दोबारा। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि श्री श्री 1008 संत दुर्लभनाथ जी खटीक समाज के कुलगुरु हैं तथा इनका प्रसिद्ध मंदिर व समाधि बांदीकुई में स्थित है। इस ऐतिहासिक स्थली पर पैनोरामा बनाने हेतु परीक्षण करवा लेती हूँ। परीक्षण उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न। दूसरा अब हो गया, प्रश्न। आपने उस समय बोलते हैं श्री छगन, वो स्थगित हो गया है, स्थगित हुआ है। तो इसकी तो बता सुप्रीम के कोर्ट में विषय विचाराधीन है, आपसे निवेदन किया, वो स्थगित हो गया। अब आज की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगला प्रश्न श्री छगन सिंह। प्रश्न हाँ, वहाँ तो आपका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 34। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपस में अरे आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, माननीय नेता जी, आप मेरे से सदन में जो बात करनी है मेरे माध्यम से करोगे। अरे ये जबरदस्ती। अरे अगला प्रश्न हो गया। अब बिराजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण वो प्रश्न स्थगित किया गया है और आपको पहले से सूचना कर दी गई है। अरे वो आपके व्यक्तिगत यहाँ, अरे सदन में नियमों के तहत आओ। अरे आप क्यों खड़े हो? सदन के नियमावली में आओ, सदन के नियम। अरे आप नियम में आओ, अरे नियम में आओ, अंकित नहीं, नियमों में आओ। हाँ, छगन से, हाँ माननीय मंत्री है। अरे विषय ही नहीं है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया, आप राजो। अरे आप राजो, अरे आप भी भले हो बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। ये भी भले, आप भी भले हो बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदराई एवं गुड़ा बालोतान में चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में चिकित्सक पदस्थापित हैं एवं उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर राजपत्रित सर्वांग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 ग्राम चांदराई एवं गुड़ा बालोतान पंचायत समिति आहोर जिला जालोर में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाने की प्रावधान है। वर्ष 2011 की अनुमत ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदंड अनुसार पंचायत समिति आहोर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 CHC स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति आहोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानदंड के से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदराई एवं गुड़ा बालोतान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में और मेरे विधानसभा में आपने जो रिक्त पद से चिकित्सक है वो भरे, उसके लिए तो पूछिए। धन्यवाद। हाँ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो मैंने 2 प्रश्न लगाए हैं कि गुड़ा बालोतान और चांदराई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि चांदराई के चारों तरफ आबादी क्षेत्र है, 1 लाख की आबादी है और वहाँ पर बहुत आवश्यकता है। और गुड़ा बालोतान में भी 20-25 किलोमीटर तक करीब 10 पंचायत है और 10 पंचायत की जनसंख्या, वहाँ भी 1 लाख की जनसंख्या। दोनों गुड़ा बालोतान और चांदराई को क्रमोन्नत करने से वहाँ को आम जन को राहत मिलेगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि दोनों का अगले बजट में घोषणा करने का आश्वासन। प्रश्न पूछा है माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार इनके होने चाहिए 2 CHC, पर इनके हैं 3। परंतु मैं माननीय सदस्य से ये निवेदन करूंगा, अभी जो नया सेंसस आएगा और शीघ्र आने वाला है उसमें कई चेंजेस आएंगे और उसके आधार पर हम जो है पूरी कोशिश करके इनके जो पॉपुलेशन बेसिस पे हम उनके साथ न्याय करेंगे। अगला प्रश्न है
श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 35। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, झालावाड़ जिले में कुल 76 गौशालाएं संचालित है। उक्त गौशालाओं को विगत 5 वर्षों में दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट के संचालन का दायित्व संचालनकर्ता फर्मों, कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम CAMP तथा मॉडर्न MVUS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। योजना की RFP फॉर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल वेटरनरी सर्विस इन राजस्थान के परिशिष्ट 31 में 137 प्रकार की औषधियाँ वर्णित है। उक्त औषधियों संचालनकर्ता फर्मों द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट में उपलब्ध कराई जाती है। परिशिष्ट 31 में वर्णित औषधियों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार गौशालाओं के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान देने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 4000 के आसपास गौशाला संचालित है और उसमें से 3043 गौशाला इस बार पात्र है और उन पात्र गौशालाओं को हम अनुदान देते हैं और उन गौशालाओं में जैसे जैसे संख्या गोवंश की बढ़ती है तो अनुदान हम बढ़ा करके देते हैं। गौशालाओं में भौतिक सुविधाओं की बात करें तो राजस्थान में हमारी सरकार की जो योजना चल रही है, 4 योजना चल रही है। एक पंचायत स्तर पर पशु आश्रय गौशाला खोलने की योजना है, जन सहभागिता योजना जिसमें 10% गौशालाओं को डालना होता है, 90% हम देते हैं, 90 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना 1,56,00,000 की योजना है। जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है और गौशाला विकास योजना है जिसमें 1 लाख रुपया गौशालाओं को डालना होता है, 9 लाख रुपया राजस्थान सरकार देती है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं के विकास के लिए गोकास्ट मशीनें 100 गौशाला को गोकास्ट मशीनें भी दी है। तो इस तरह से इस गौशाला योजनाओं में आकर के गौशालाओं के विकास के आधारभूत सुविधा के विकास हम करवाते हैं। आपको पूछना है? आप नहीं, और किसी को नहीं है, अनुमति नहीं है, आपको परंपरा व्यवस्था पता है। बिराजिए। दूसरा मेरा प्रश्न है। दूसरा पूरा के इनको पूछ लिए। क्या सरकार अपना व्यवस्था है भाई? अरे व्यवस्था है, यूं तो बहुत सारे हैं। अरे अगले प्रश्न भी है। नहीं बिराजे नहीं। माननीय सदस्य अंकित नहीं। माननीय सदस्य आप व्यवधान न डालें, प्रश्नकाल चलने दें। पूछे। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या सरकार चारागाह भूमि पर संचालित सभी गौशालाओं को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है तो कितनी, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशालाओं को भूमि आवंटन करने का विषय तो ये वैसे तो रेवेन्यू विभाग का प्रश्न है, लेकिन पहले गौशालाओं को भी भूमि आवंटन होती थी और सरकारी उपक्रमों को भी चारागाह भूमि आवंटन होती थी। लेकिन 2004 में जब गुलाब कोठारी की रिट लगी तो कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी उपक्रमों को भूमि आवंटन सेट अपार्ट करके दी जाए और गौशालाओं को नहीं दी जाए। उसके बाद में अभी एक कोर्ट के आदेश से एक आदेश रेवेन्यू विभाग ने निकाला है जिसमें गांव में गौशालाओं के लिए आवंटन के लिए उपयुक्त शिवाचक भूमि उपलब्ध नहीं है और गांव में पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारागाह भूमि उपलब्ध है तो उस गांव में गौशालाओं को भूमि आवंटन चारागाह की कर सकते हैं। अगला प्रश्न श्री भीमराज भाटी। प्रश्न संख्या 36। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 25/12/2024 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को
दिनांक 9/1/2025 को प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, पत्र जवाब की- मुझे मिल गया है। तो आप पहले कहते हैं, अब पत्र पढ़ना की शुरू कर प्रति- दिया, आप पहले कह दो उत्तर में पत्र की सबको प्रति दिलवाएं। परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक 25/12/2024 को संज्ञान में लिया गया एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ पूछिए। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण मंडल में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसका कोई रजिस्टर रखा जाता है या नहीं। नंबर 1, रजिस्टर रखा जाता है तो मेहरबानी करके उसको ऑनलाइन बता दे सबको, ताकि कोई भी देख सके कि भाई ये शिकायत प्राप्त हुई है। मेरा निवेदन ये है माननीय अध्यक्ष जी कि 24/12 को मैंने जो चिट्ठी लिखी 25/12 को, वो 9/1 को प्रदूषण मंडल में रिसीव हुई है, तो 16 दिन लगता है पाली से जयपुर चिट्ठी आने में। दूसरा मेरा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी के मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण मंडल ने 70 लाख रुपए का नोटिस एक उद्योग को दिया था, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। उस 70 लाख के नोटिस को रद्द कर दिया। वो रद्द किसने किया और उस रद्द करने का आधार क्या था? मैं आपके मार्फत प्रश्न उत्तर सुन लीजिए, उत्तर दिलाता हूं। आपके मार्फत पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली से पर्यावरण के नाम पे लाखों रुपया हर महीने आता है, हर 1 तारीख में आप पैसा प्रश्न आता है पूछिए। और प्रदूषण निवारण मंडल के अधिकारी उस पैसे को रिसीव करते हैं। तो ये इस तरह के 70 लाख के नोटिस को रेवेन्यू का लॉस हुआ, वो 70 लाख के नोटिस को रद्द करने का किसने आदेश दिया और उसका आधार क्या था? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुझे ध्यान है इसी सदन में पहले भी इस प्रकार का प्रश्न किया था कि क्या जो पत्र विभाग में आते हैं उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है क्या। उस वक्त भी मैंने आपको जवाब दिया था कि रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, और जो पत्र आपका 9 तारीख को प्राप्त हुआ है उसमें आपने स्पीड पोस्ट से भेजा या डाक तार से विभाग से भेजा, हो सकता है कि उनकी कमियां रही हो, लेकिन हमारे पास जिस दिन रिसीव हुआ वो डेट मैंने आपको बताई है। और जिस 70 लाख की पेनल्टी का आपने निरस्त करने की बात कही है वो अभी बरकरार है, वो निरस्त नहीं की गई है। चलिए, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, उस उद्योग को कंसेंट टू ऑपरेट दे दी गई है और ऑर्डर रद्द कर दिया उस पेनल्टी का 70 लाख का। उसका आधार क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री अध्यक्ष कह रहे हैं, महोदय, निरस्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरस्त नहीं हुआ है, वो ये कह रहे हैं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो विषय खत्म। माननीय अध्यक्ष निरस्त नहीं हुआ है। तो फिर कंसेंट टू ऑपरेट कैसे दी? तो कंसेंट टू ऑपरेट कैसे दी माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय की माननीय विधायक महोदय को उस उद्योग से शिकायत भी है, लेकिन उस उद्योग का नाम लेने में गुरेज कर रहे हैं। नहीं, पहले तो उस उद्योग का नाम बताएं, क्या है उद्योग का नाम बता देता हूँ मैं। आप बताइए नाम उसका। मैं उद्योग का नाम बता देता हूँ। आप बताओ। भैरवा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। भैरवा टेक्सटाइल एजेंसी, इसको माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जिस अपना तो निरस्त नहीं हुआ, विषय खत्म। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इकाई की जारी इनके पत्र के बाद उसकी जो कंसेंट टू ऑपरेट थी वो निरस्त की गई। उसके बाद उसके ऊपर 7,59,500 रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। फैक्ट्री के द्वारा अलग अलग 2 किस्तों में फैक्ट्री को इसका जो पेनल्टी दी गई उसको विभाग के अंदर जमा कराया गया। फिर दोबारा आरओ द्वारा चेक किया गया और चेक करने के पश्चात उसको कंसेंट टू ऑपरेट, क्योंकि उसके सारे मानक सही पाए गए, कंसेंट टू ऑपरेट द्वारा जारी की गई भैरव टेक्सटाइल के संदर्भ में। जिस 70 लाख की यूनिट की आप बात कर रहे हैं, जिसका नाम लेने में इनको गुरेज है, वो गुलेचा प्रिंटिंग वर्क्स है और उसके ऊपर ना तो कोई कंसेंट टू ऑपरेट विभाग द्वारा दी गई है और वो फैक्ट्री आज तक बंद पड़ी हुई है। चलिए, अगला प्रश्न है रामविलास। प्रश्न संख्या 37, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र लालसोट में विशेष बात है वर्तमान में 23 शराब दुकानें आवंटित होकर संचालित हैं। एक सेकंड माननीय मंत्री जी। अपने जो ये किताब नियम बने हुए हैं, इस नियम के प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है, नियम क्रमांक 14, उसमें व्यक्तिगत रूप से दोषारोपण नहीं किया जाएगा, न वह दोषारोपण ध्वनित होगा। सुन तो लीजिए, आ गया ध्यान में। पाली से आने वाले माननीय विधायक ध्यान में आ गया। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ प्रश्न उठा रहे, व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये अलाउ नहीं किया जाना। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। हाँ माननीय मंत्री जी, आपने उत्तर जारी। अरे आप बैठो, आपका हो गया माननीय मंत्री जी। अरे आप राजो, आपको अनुमति किसने दी?
बिना अनुमति के बोलना मना है। चलिए आप अपना उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र लालसोट में वर्तमान में 23 शराब दुकानें आवंटित होकर संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, सभी शराब दुकानें नियम अनुसार संचालित की जा रही हैं। खंड 3, आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025 से 2029 के बिंदु संख्या 13 के अनुसार स्वीकृत शराब की दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री अनुमत नहीं है। प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विगत 5 वर्षों में MRP के संबंध में कुल 18 अभियोग दर्ज किए गए हैं। वर्षवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई आबकारी एवं मद्य संयम नीति के मद्य संयम के प्रावधानों पर बल दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिए मेरा निवेदन है, मेरी विधानसभा से आने वाली पिछली सरकार में आबकारी मंत्री थे और उनके जितने भी गुर्गे थे उन्होंने दुकानें वहां खोल रखी है और एक दुकान के एवज में एक लाइसेंसदार की दुकान है, उसके एवज में 5-5 दुकानें अवैध चला रखी है ब्रांच के नाम से। क्या सरकार उन पे कार्रवाई करने की मंशा रखती है? अरे प्रश्न, अरे आपका गुर्गे उनके एक नहीं 10 गुर्गे मैं बताऊंगा आपको, इसका आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका प्रश्न नहीं है, पूरे प्रश्न आ रहा है। आप प्रश्न है, पूरे प्रश्न है, आप उत्तर प्रश्न है। हाँ, ये गुर्गे शब्द हटा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी असंसदीय शब्द होगा वो स्वतः हटा दिया जाएगा, कोई भी बोलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा लालसोट में हमारे राजस्थान की 7,665 दुकानों में से 23 लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स हैं। जितनी भी दुकानें हैं वो वैध हैं और वो ऑपरेटिंग विद इन रूल्स। पिछले 5 साल में 18 कंप्लेंट्स आए थे। MRP के ऊपर 18 FIR लॉन्च किए गए। और मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि जो आपने हेरा फेरी या जो भी अनियमता आपने जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, इसकी शिकायतें आई हैं हमारे डिपार्टमेंट में और आपका जो DSO दौसा है 25 दिन पहले उसको APO कर दिया गया है। धन्यवाद मंत्री। अगला प्रश्न है श्री गोपीचंद मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 80। माननीय मंत्री महोदय। खंड 1, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में 353 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 30 आंगनबाड़ी केंद्रों के विभागीय भवन जर्जर हैं, जिनमें संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा 108 भवन मरम्मत योग्य हैं। उक्त 138 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की मौका जांच रिपोर्ट, क्षतिग्रस्तता एवं अनुमानित लागत सहित विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, मरम्मत योग्य विभागीय भवनों की मरम्मत तथा नाकारा घोषित जर्जर विभागीय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना निर्भर करता है। विभाग द्वारा विधानसभा जहाजपुर के 15 आंगनबाड़ी केंद्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत करवाने हेतु दिनांक 12/8/2025 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है एवं 7 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त शेष मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत का कार्य CSR, DMFT, MLA लैड, MP लैड, महानरेगा अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यम से किए जाने के प्रयास भी किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन के टाइम हमारे जर्जर भवनों की सूद नहीं ली। पहली बार इन्होंने
इन्होंने प्रश्न पहली पूछो। बार ये हमेशा प्रश्न का आप प्रश्न में 27 स्पीकर तय पूछा किए, जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न श्री अनिल कुमार शर्मा। प्रश्न आएंगे ज्यादा, प्रश्न संख्या प्रश्न उत्तर ही नहीं पूछा। 39। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, सरदार शहर में उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर हेतु वर्ष 2023 में कस्बा सरदार शहर के खसरा नंबर 594/497 तादादी 9.27 हेक्टेयर में से 3.28 हेक्टेयर एसडीएच के लिए 0.23 हेक्टेयर भूमि अपने ट्रॉमा सेंटर के लिए आवंटित की चुकी है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 58.13.00 के तहत उप जिला चिकित्सालय सरदार शहर में के एक भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग द्वारा राशि 35 करोड़ की सीमांतगत प्रस्ताव NHM PIP 2026-27 में सम्मिलित किए जाने एवं निविदाएं आमंत्रित किए जाने की सहमति प्रदत्त की गई है। प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। ट्रॉमा सेंटर सरदार शहर के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 13/2023-2024 दिनांक 3/5/23 प्राप्त है। प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है एवं जिसके तहत दिनांक 27/9/2023 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। खंड 3, उप जिला चिकित्सालय सरदार शहर के भवन निर्माण हेतु बात करनी है तो बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 58.13.00 के तहत वित्त विभाग द्वारा राशि रुपए 35 करोड़ की सीमांतर्गत प्रस्ताव NHM PIP वर्ष 2026-2027 से सम्मिलित किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। ट्रॉमा सेंटर स्वनिर्भर संस्था न होकर संलग्न चिकित्सा संस्थान के साथ ही सम्मिलित होकर संचालित होता है। उप जिला चिकित्सालय सरदार शहर के नवीन भवन नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका है। उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु PIP के बजट प्राप्त होते ही ट्रॉमा सेंटर एवं उप जिला चिकित्सालय का भवन एक ही परिसर में इनबिल्ट बनवाया जाएगा। खंड 4, उप जिला चिकित्सालय सरदार शहर के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर का सम्मिलित निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, अतः किसी प्रकार की कार्रवाई विचाराधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या अर्जेंसी है? क्वेश्चन नंबर में भी खड़े खड़े बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरदार शहर के उप जिला चिकित्सालय व ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण हेतु जब 25-26 में बजट घोषणा हो चुकी तो अब भवन निर्माण में देरी क्यों हो रही है? आपने अपने जवाब में प्रस्ताव को NHM 26-27 में सम्मिलित किए जाने एवं आमंत्रित करने सहमति निविदा ये लिखा है, जबकि 23 में इसके लिए भूमि आवंटन की जा चुकी थी, तो इतना लंबा समय क्यों लगा? और NHM में केंद्र सरकार पैसा देती है तो क्या ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए पैसा नहीं दे रही है? दूसरा, ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण हेतु सितंबर 23 में ही निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, तो कृपया ये बताएं कि 2 वर्ष बाद अब उक्त निविदा प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है? किस फर्म को कितनी राशि का टेंडर कब दिया गया और उक्त कार्य अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ? अब यह कार्य कब तक शुरू होकर पूर्ण हो जाएगा? इस देरी के लिए दोषियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है? इसी के साथ आपने बिंदु संख्या 4 के जवाब में लिखा है, आपका उत्तर तो आ जाए। बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने कई चिकित्सा विभाग के जवाब दिए और आप एक कैरेक्टरिस्टिक आप कॉमन नोट करेंगे, इन्होंने अपने कार्यकाल में लास्ट में जाके सब सैंक्शन ठोक दिए। उन्होंने मतलब स्वीकृत कर दिए पर पैसे नहीं थे। ट्रॉमा सेंटर पहले नहीं बनता है। मानिए सर, कितनी बार कहा है क्वेश्चन नंबर में कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। गवर्नमेंट देगी आपको तो। मतलब 4 बार के आप पालना नहीं होगी तो फिर उसको कहीं बोलने नहीं दूंगा। मतलब क्या दोनों ओर से चलिए, ऐसा नहीं है इनका। हद कर रहे हो।
पैसा कहाँ से आएगा? अरे जवाब सुनिए, पैसे की बात, अरे जवाब सुनिए, कार में हो। जवाब सुनिए। फिर बोल रहे हो, फिर मैं नाम पुकारूंगा, अभी जो STH है, फिर मैं नाम पुकारूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10/10/2022 को SDH सैंक्शन हुआ और 3/5/23 को ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन हुआ। CHC एग्जिस्टिंग के अंदर पूरा हमने भरपूर इनको स्टाफ दिया हुआ है और बिल्डिंग भी SDM ने भी एक चिट्ठी लिखी है सरकार को कि जो इन्होंने जमीन चुनी है वहां पर वाटर लॉगिंग होता है और गंदा पानी आता है, तो उसके अंदर जो है हम एक बारी उसको देखेंगे। परंतु हम ऑलरेडी ये जो बजट हमारा 25-26 है, 35 करोड़ रुपए हम सैंक्शन ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर सुभाष गर्ग। सर, प्रश्न आ गया है मेरे पास, उत्तर आ गया है। मैं केवल आप पूरे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या बोलिए। टाइम कम है यार, क्यों डिस्टर्ब? प्रश्न संख्या पूछे, बोलिए सर। 40 प्रश्न संख्या। हाँ, उत्तर आ गया है सर। पूरा, हाँ। अब आप माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया है, वैसे गलत जवाब है, लेकिन मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। बोलिए मत, माइक सीधा करो। अरे क्या बीमारी है, दोनों ओर से बोल रहे हो। क्या मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे क्या पूर्व में इस पशु महाविद्यालय के लिए सरकार के द्वारा बजट स्वीकृत कर, टेंडर प्रक्रिया आमंत्रित कर, कार आदेश जारी कर करके भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया था या नहीं? हाँ तो कब, बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 में विगत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भरतपुर हेतु 8/9/22 को श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला हेतु आरक्षित भूमि में से 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। सर, मैंने ये पूछा कि बजट स्वीकृत किया है या नहीं किया है सर? मैंने पूछा है कि भाई बजट दिया था, कार आदेश दिए गए थे, कार शुरू हुआ नहीं हुआ? उसी पे आ रहा हूँ। क्योंकि वो भूमि मेला मैदान की थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो भूमि मेला मैदान की थी, इसलिए प्रश्नकाल समाप्त। बराजिए प्रश्नकाल समाप्त। मैं खड़ा हो गया हूँ, अब आप बैठिए। नो बैठिए, आसन पाँव पे। मान्य आप सबसे पुराने, आसन पाँव पे बिराजिए। आज मैं सभी माननीय सदस्य, मुझे मजबूर मत करें कोई भी, मैं आप लोगों को अनुपस्थिति के लिए अनुमति, मुझे सदन को सूचित करना है। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, सदस्य विधानसभा ने सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? है, अनुमति प्रदान की गई और मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी ये सदन करता है। बहुमत से हो गया, हमारे सबने मना नहीं किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री ललित यादव सदस्य की ओर से जिला खैरथल तिजारा का नाम परिवर्तन तथा जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के विकास के संबंध में। श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से टीएसपी क्षेत्र के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में अतिवृष्टि से फसलों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री घनश्याम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में अतिवृष्टि से फसलों के
नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से दिनांक 8 अगस्त 2025 को जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में बिना पूर्व सूचना 6 घंटे तक 33 केवी विद्युत लाइन को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से बूंदी जिले में अतिवृष्टि से नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जाकिर हुसैन गैसावत सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावितों को मुआवजा देने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में कुमारी रीटा चौधरी सदस्य की ओर से पंचायत समिति मंडावा तथा अलसीसर में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अतिवृष्टि से नुकसान का मुआवजा प्रदान करने के संबंध में श्री रफीक सदस्य की ओर से अतिवृष्टि से आमागढ़ स्थित लाल डूंगरी बांध के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के लापता सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों से वास्तविक तथा राजकीय आंकलन में असमानता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से चिकित्सा महाविद्यालय बाड़मेर में पर्याप्त क्षमता की सीटी स्कैन मशीन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रोहित बोरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आप आ तो गए ना, ये अच्छी बात है। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को मैंने मेरे सदस्य की चिंता करता हूं कि बाढ़ से भी सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से वैश्विक मंदी से ग्रस्त प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की चौड़ाई कम किए जाने के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नौहर में अतिवृष्टि से उत्पन्न होने के संबंध में श्री टीकाराम जूली एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में। हालांकि उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार कोठारी, डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्री अमित चाचाण, श्री टीकाराम जूली एवं श्री नरेंद्र बुडानिया को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से सुजानगढ़ शहर हेतु पूर्व में स्वीकृत ड्रेनेज परियोजना को पूर्ण करने के संबंध में श्री लक्ष्मण सदस्य की ओर से प्रदेश में निम्न गुणवत्ता की सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी तय किए जाने के संबंध में श्री महेंद्र पाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उप जिला अस्पताल हेतु भूमि आवंटन किए जाने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से प्रदेश में हनुमान जयंती एवं गणेश जन्मोत्सव पर राजकीय अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रवासी राजस्थानियों के साथ हो रहे विवादों एवं घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना के लघु एवं सीमांत कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के संबंध में श्री विनोद कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में अतिवृष्टि प्रभावितों को अविलंब सहायता उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत की बगड़ी नगर उप तहसील को क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोखा की बदहाल विद्युत अवस्था के सुधार के संबंध में
श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के संबंध में, श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से डोडा चूरे का नष्ट करने के संबंध में जारी परिपत्र को निरस्त किए जाने के संबंध में, श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के भवन गिरने से मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में, श्री कैलाश चंद्र वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बगरू को जगतपुरा जोन की कॉलोनी में सीवरेज हेतु राशि आवंटन के संबंध में, श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के धार्मिक स्थलों तक सड़कों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पर्ची आज दिनांक 4 सितंबर 25 को शून्यकाल में बोलने के लिए 51 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री चेतन पटेल कोलाना प्रदेश में गोवंश की दुर्दशा बाबत, श्री शंकर सिंह रावत विधानसभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा को मर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री संदीप शर्मा प्रदेश में कतिपय सरकारी विद्यालय भवनों को जर्जर घोषित करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं निश्चित समय में गिराने के निर्देश जारी करवाने हेतु, श्री शगन सिंह राजपुरोहित जालोर जिले के लिए जवाई बांध के पानी का हक निर्धारित करना, श्री अशोक कुमार कोठारी। आभार अध्यक्ष महोदय, आपने हमें स्थगन प्रस्ताव पर समय प्रदान करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहां 70,000 से 1 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, साथ ही 31,000 करोड़ का टर्नओवर भी है और जीडीपी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। आज वो इंडस्ट्रीज बहुत ही वर्तमान समय में संकट के दौर से गुजर रही है और उत्पादन क्षमता कम हो गई है और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। उसकी वजह रही अभी टैरिफ का बढ़ने से प्रभावित हुआ, साथ ही जो टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत ही कंफर्ट पॉलिसी है, जहां बिजली में 2 से 3 रुपए का अनुदान मिलता है, भूमि सस्ती है, हल्का है और अनुदान भी बहुत कम है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़े विशेष पैकेज की आवश्यकता है, तभी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। अभी आपने 2024 की जो रिफ्ट की पॉलिसी आई वो एक अच्छी पॉलिसी थी, पर उसमें भी आप जो हमें अनुदान प्रदान कर रहे थे वो रिफ्ट की सब्सिडी का भुगतान वार्षिक की बजाय त्रैमासिक किया जाए, टेक्सटाइल उद्योग को उच्च विद्युत दरों में बिजली कटौती से राहत देते हुए दरों में सब्सिडी और अनवरत विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रोडक्शन साइकिल बाधित न हो। साथ ही टेक्सटाइल उद्योग को स्टेट जीएसटी में भी शामिल किया जाए, उनको सब्सिडी मिले। सोलर ऊर्जा आज ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, किंतु रिफ्ट प्रावधान के अनुसार पुरानी यूनिट को यह लाभ तभी मिलता है जब यूनिट 25% एक्सपांसन करे। ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए सोलर प्रोजेक्ट को एक्सपांसन से पृथक मानकर एकल सब्सिडी दी जानी चाहिए। एजुकेशन व मेडिकल सेक्टर सीधे लोक कल्याण से जुड़े हैं, इन्हें भी रिफ्ट 2024 में सम्मिलित कर सब्सिडी व अन्य प्रोत्साहन दिया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि भीलवाड़ा के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए एक राहत, एक विशेष पैकेज दिया जाए। साथ ही अभी जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में टैक्स स्लैब को कम किया गया और उसमें टैक्स की दरें भी कम की गई, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आपके द्वारा राज्य सरकार भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ सोचे, चिंतन करे। धन्यवाद। श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए अनुमति देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर में तोप सर्कल से लेकर के और कुमेर गेट चौराहे से लेकर के एक एलिवेटेड रोड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है और उसकी चौड़ाई को लेकर के भरतपुर शहर के जो ऑटोमोबाइल बाजार के जो व्यापारी हैं वो आंदोलनरत हैं।
धरना भी दिया है, मशाल जुलूस भी निकाला है उन्होंने, और एक दिन पूरे बाजार को बंद किया है भरतपुर के को। वहाँ अभी प्रस्तावित रोड है उसके बारे में एक संशय की स्थिति है। अभी वर्तमान में वहाँ रोड 66 फीट रोड है चौड़ी, और वह 55 वर्ष से करीब 400-500 व्यापारियों की ऑटोमोबाइल मार्केट की दुकान है। अब उनको ये संशय हो गया है कि हमारी दुकानें तोड़ी जाएंगी। हालांकि अभी प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन जो बातें होती हैं अनौपचारिक रूप से जाते हैं, मिलते हैं, तो साहब इसको 120 फीट करेंगे, 100 फीट करेंगे। तो एक तो मेरा आग्रह है कि जिस तरह से अंबेडकर सर्किल से लेकर के और 22 गोदाम तक अजमेर रोड तक एक सिंगल एलिवेटेड रोड बनाई है, जबकि भरतपुर की आबादी अभी मुश्किल से 5 लाख भी नहीं है शहर की आबादी, और जयपुर की आबादी कहाँ तक पहुँच गई है, वहाँ सिंगल एलिवेटेड रोड बन रही है, साइड में जो है सर्विस लेन बनी हुई है उसी तर्ज पर, जिससे कि ऑटोमोबाइल के दुकानदारों को, व्यापारियों को, छोटे मजदूरों को नुकसान ना हो, उनकी दुकानें ना तोड़ी जाएं। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनसे चर्चा की जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 66 फुट चौड़ी रोड होने के बावजूद भी ऐसी क्या दिक्कत है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का और शहरी विकास मंत्री जी बैठे हैं, कि आप एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं, उनकी बातों को सुनें। 55 वर्ष से वो लोग काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार को अगर बनाना ही है तो एक नया भरतपुर बना दें। पहले भी मैंने इसकी चर्चा करी थी, जिससे कि कम से कम इसी तरह से बिजली घर पे भी है, इसी तरह से कच्चा कुंडा चौराया भी है, वहाँ भी ये दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ा सा प्रतिनिधिमंडल को बुला करके चर्चा की जाए और जो उनकी मांग है उसको न्यायोचित समाधान करके, और वर्तमान प्रस्तावित रोड जो है उसमें उन दुकानों को तोड़ा नहीं जाए और उनको राहत देने का काम किया जाए। श्री अमित चाचा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन 50 के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। आज का ये मुद्दा मेरे विधानसभा क्षेत्र नौहर ही नहीं बल्कि जिला हनुमानगढ़ व पूरे प्रदेश के अंदर एक ज्वलनशील मुद्दा है कि पूरे प्रदेश में गत दिनों से हो रही अतिवृष्टि से हाहाकार मचा हुआ है। जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, वहीं गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हैं तो मजदूरों के रोजगार बंद है। लेकिन ये सोई सरकार, जिनके अधिकारी और कर्मचारी इस राज्य में एक ही नारा दे रखा है कि खाओ और खाने दो, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार किसानों के प्रति न तो जागी है, न उन क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करवाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश का किसान इस विधानसभा सत्र की ओर देख रहा है, पूरे प्रदेश का गरीब मजदूर और आम जन इस विधानसभा सत्र की ओर देख रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या ये सरकार विशेष पैकेज की घोषणा करेगी, और घोषणा ही नहीं, उन विशेष पैकेज को धरातल पर लागू करने का काम करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि ऊपर स्पेशल गिरदावरी की जाए, मकानों का सर्वे किया जाए और नियमों में स्थिरता देते हुए उनके मुआवजे का प्रावधान किया जाए। क्योंकि आपदा प्रबंधन के तहत नियमों में स्थिरता नहीं होने की वजह से सर्वे तो हो जाता है, लेकिन पीड़ित पक्ष को, पीड़ित किसान को, पीड़ित गरीब परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आपसे, सरकार से यह भी निवेदन है कि जल्द से जल्द, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के अंदर 5-5 दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, दुकानें नहीं खुल रही है, गरीबों के घर में खाना नहीं बना है, ऐसी हालत हो चुकी है। समय समय पे अलर्ट दिया जाता है, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से, क्यों समय से पहले वो चेते नहीं, समय से पहले उन्होंने आपदा प्रबंधन की मीटिंग नहीं बुलाई, समय से पहले उन्होंने जल भराव के स्थानों को चिन्हित नहीं किया, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 7-7 दिन से 10-10 दिन से घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन ये प्रशासन का सरकार कोई भी काम नहीं करी है। आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा, नियमों में स्थिरता देते हुए पीड़ित किसान को, पीड़ित गरीब को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हम उनको राह दे सके। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। श्री नरेंद्र बुडानिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी मेरे साथी ने भारी बरसात होने के कारण राजस्थान में जो भारी तबाही हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान का किसान, आज राजस्थान का आमजन उदास है, निराश है, चिंतित है, परेशान है और दुखी है। आज किसान की पकी हुई फसल एकदम से बर्बाद हो गई, खेत तालाब हो गए, तालाब में तब्दील हो गए। पकी पकाई फसल किसान की बर्बाद होने से हम कल्पना कर सकते हैं कि वो किसान कितना दुखी और कितना परेशान होगा। चूरू जिले के अंदर और मेरे विधानसभा क्षेत्र तारानगर के अंदर
पकी हुई फसल, मोट, मूंग, कपास, मक्का, पकी हुई फसल जो है वो एकदम से बर्बाद हो गई। लाखों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है किसान को हुआ है। लाखों एकड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित, वो बाई हुई थी, बुआई की हुई थी, उसमें सारी की सारी फसल चौपट हो गई। महोदय, आज किसान आपसे और हमसे उम्मीद कर रहा है। आज इस सेशन के अंदर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हम पूरा सदन ये चाहता है कि आज किसान के बारे के अंदर कुछ ठोस कदम उठाया जाए। आज जो है जिस प्रकार से खेतों में फसलों को नुकसान हुआ, उसी प्रकार से गांव की गलियां, गांव पूरे तालाब बन गए, बाजार, शहर सब जो है वो नदियों में तब्दील हो गए। आज गरीब को कितना नुकसान हुआ है। आज उसके मकान टूट गए, आज उसके घर बर्बाद हो गए। खुले आसमान के नीचे सो रहा है वो मंत्री जी, खुले आसमान की ओर हम जो है आज गरीब आदमी सो रहा है, लेकिन उसको पुचकारने वाला कोई नहीं है। आज सरकार जो है हेलीकॉप्टर में घूम रही है, हेलीकॉप्टर में घूम के फोटो खिंचवा रही है। क्या किसान के खेत के में खड़ा होकर के किसान की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या उसके आंसू नहीं पूछने चाहिए? क्या उस गरीब का घर टूटा है या उस गरीब व्यापारी का जो नुकसान हुआ है उसका जो है जाकर के उसके आंसू नहीं पोंछने चाहिए? लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन है, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है किसान की तरफ। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं मांग करना चाहता हूं कि आप किसान की मदद करिए, उसकी नष्ट हुई फसल का मुआवजा तुरंत दीजिए और घोषणा कीजिए। ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधानसभा में घोषणा कीजिए कि हम किसान की जो है मुआवजा प्रदान करेंगे, उसकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्री टीकाराम जूली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस गंभीर विषय पे बोलने का मौका दिया। हमारे वरिष्ठ सदस्य बुढ़ानिया जी ने, अमित चाचान जी ने और 20 से अधिक विधायकों ने इस विषय को लेकर चिंता जाहिर की है। आज पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, मैं तो आज खुश था कि मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आए हैं और आज कोई राहत पैकेज जारी करके जाएंगे, लेकिन जब किसानों की बात आई उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी चले गए। आपदा राहत मंत्री हमारे बीच में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी बेड़ियों में बांध रखा है, उनको खुल के माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चैम्बर में बैठे आपका भाषण सुन रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री जी बैठे जी यहीं बुला लो और किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं 2-2 फसल बर्बाद हो चुकी है, 1-1, 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है, 15-15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उस किसान के लिए मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने अपने नेता को नहीं मानते हो? अरे अपने नेता का तो सम्मान करो, अपने नेता का तो सम्मान करो, उनको भी मत। आप नेता नहीं मानते हो क्या? अरे आप नेता नहीं मानते हो या तय करो, हम नेता नहीं मानते। सभापति, ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। इनको कृपलानी जी को मैंने अनुमति दी, ये काम आपका नहीं है, आप डिस्कस करोगे, मैं स्थगित कर दूंगा। अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है, बैठो, बैठिए। मेरा निवेदन है। मंत्री जी उत्तर बैठे, मंत्री जी उत्तर, अरे मंत्री जी उत्तर दिलाऊंगा, आप बैठो ना यार। ये कृपलानी जी को मंत्री बना दो जिससे कि उत्तर दे दें, यही चाहते हो? मैं सिफारिश कर देता हूं आपकी, किसान की बात आए जब तो कम से कम विरोध मत करो। वो अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं, कितनी सड़कें टूटी, कोई इसका एस्टीमेट नहीं, कितने पशु उसके मर गए, कोई एस्टीमेट नहीं। ये हालात प्रदेश के अंदर हो रही है। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय,
भिवाड़ी हमारा शहर है, पूरा पानी के अंदर भरा पड़ा है, कोई पानी की चिंता नहीं। जयपुर शहर पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। कितने लोगों के मकान टूट गए, वो लोग आज खुली छत के अंदर बाहर बैठे हैं, कोई सरकार को चिंता नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे अध्यक्ष जी, इस सरकार को निर्देश दें कि आज ये सरकार पैकेज जारी करे, ताकि इसके राजस्थान के जो किसान हैं उसकी आम आवाम को इमदाद मिल सके। मैं आपका विचार आ गया। क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पे अपनी बात भी रखें। इनका जवाब दें। वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे सदन की चिंता है। प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने इस संबंध में माननीय स्पीकर साहब को जानकारी दी है और माननीय 3 सदस्य अमित चाचान जी, अपने टीकाराम जूली जी और माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन हमने आश्रय स्थल जहाँ बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वो भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ। मैं अपने यहाँ राजस्थान में और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। उसके बाद कोई ऐसी मामला आपके उसमें आए तो हमें बताना, हम आपकी इन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279 और जो आवास हैं पक्के वो गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका SDRF के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है और SDRF के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, नहीं सबको एक बात सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन लें। बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्य सुन लीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुन तो सही उनको।
धारीवाल जी का, धारीवाल जी क्या ये प्राइमरी वरिष्ठ है सबसे, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन से की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं। और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड हैं, आप सभी जानते हो, भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। और वो आपको जानकारी है, DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहाँ एक बाढ़ से आप सबको जानकारी है कि आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती थी। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हाँ, तो इसमें अरे सुनो तो सही, इसलिए हमने गिरदावरी कराई है। माननीय, अरे वो ये बोल रहे माननीय, अनुमति नहीं, अंकित नहीं, बैठिए बोला। रोहित जी, मैंने आप लोगों के कहने से बोलने के लिए कहा है। अब जरा सुनिए माननीय रोहित जी, पहले कभी भी व्यवस्था नहीं है कि आपके स्थगन पे मैं जवाब दिलाऊं, लेकिन स्पेशल विषय था, आपके विपक्ष नेता का भी आग्रह था, इधर भी दल के लोग बताए, तो माननीय मंत्री जी को मैंने कहा जरा सुनिए। माननीय मंत्री जी, फसल हमारे यहाँ गिरदावरी, हरिमोहन जी आपने कितने उत्तर दिए और इन्होंने कितने? हरिमोहन जी, आम तौर पर स्थगन का जवाब नहीं लगता है। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उस पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। बैठिए। आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था।